हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम लाए हैं आपके लिए भारत भूगोल सीरीज का पहला वीडियो, जिसके तहत हम जानेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भीय संरचना की बात करते हैं तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि भारत की भूगर्भीय संरचना में क्या क्या शामिल है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। इन सबको जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान, इनके महत्व क्या हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, और साथ में आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें। जो अगर कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं तो उनको आप नोट डाउन भी करें, यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी और साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना। भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में आप भी जानते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र, नदी, तालाब, ये सब क्या है, भारत की भूगर्भीय संरचना के ही पार्ट हैं। अब इसमें पठारों का कुछ महत्व है, पर्वतों का भी कुछ महत्व है, मैदानों का महत्व अपना अलग है, नदियों का महत्व अलग है। तो हम इस तरीके से भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कि भारत की भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें से पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड का भाग है, और यह आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें वर्तमान में नीच तथा शिष्ट के रूप में यह रूपांतरित हुआ। इनके क्रम हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार के भी कई क्रम रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्रम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें ये अत्यधिक प्राचीन हैं। ये जो हैं नीच और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हुई थी। इनके एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें बुंदेलखंड नीच है, बेल्लारी नीच है, बंगाल नीच है और नीलगिरी नीच है। तो बुंदेलखंड नीच और बेल्लारी नीच जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है। आर्कियन के बाद हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हुई हैं, मतलब आर्कियन के बाद निर्मित हुई हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें कर्नाटक का धारवाड़ बेल्लारी क्षेत्र रहेगा, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार शामिल होता है इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सर्वाधिक खनिज भंडार इसी में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसमें कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं इसको देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि हमें ये धारवाड़ क्रम के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हैं। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं। किसकी अपेक्षाकृत? धारवाड़ क्रम के अपेक्षाकृत ये कम रूपांतरित हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और धारवाड़ में जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते। जीवाश्म का अभाव का मतलब है कि जीवाश्म कुछ न कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापागानी और चेयार घाटी। ये 4 एग्जांपल्स हैं जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगले क्रम की बात करते हैं तो अगला क्रम आपका विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ये जो है कुडप्पा क्रम के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हैं। इनका विस्तार जो है सासाराम से चित्तौड़गढ़ है। सासाराम से चित्तौड़गढ़ तक का मतलब है कि बिहार से राजस्थान तक ये फैली हुई हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। ये इनमें बलुआ पत्थर मिलते हैं और इसका बड़ा भाग जो है दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन भी हो सकता है कि विंध्यन क्रम की चट्टान जो है किससे ढकी हुई है, कि विंध्यन क्रम का चट्टान का बड़ा भाग किससे ढका हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण कार्य है
वो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग तक का माना जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण काल ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग तक का माना जाता है। इनका महत्व जो है विशेष रूप से देखा जाए तो कोयले के लिए इनका विशेष महत्व है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म मिलते हैं। धारवाड़ में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, कुडप्पा में जीवाश्म का अभाव था, और गोंडवाना में जीवाश्म मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल्स देखा जाए तो ये दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी इसमें शामिल हैं। इसके आगे हम देखते हैं तो आगे हम देखेंगे कि इसमें दक्कन ट्रैप की बात होती है। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप जो है इसका निर्माण हुआ है मेसोजोइक महाकल्प से क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। मतलब दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ वो मेसोजोइक महाकल्प से मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ है। ये दरारी उद्भेदन से लावा के बृहद उद्गार से निर्मित है। दक्कन ट्रैप जो है दरारी उद्भेदन से जो लावा निकलता है उसके बृहद उद्गार से निर्मित है। यहाँ पे 3000 मीटर तक मोटाई का बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप में 3000 मीटर तक मोटाई का बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। दरारी उद्भेदन से लावा के बृहद उद्गार से निर्मित है। इनका निर्माण काल मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में माना जाता है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। तो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व की बात अगर करते हैं तो इसमें ये हमें पता है कि अनेक जलप्रपात यहाँ पाए जाते हैं। जलप्रपात अगर पाए जाते हैं तो हमें ये भी पता है कि उनसे जल विद्युत उत्पादन संभव होता है। अगला देखते हैं तो अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता पाई जाती है। अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण तालाबों की यहाँ अधिकता पाई जाती है, जिससे सिंचाई व्यवस्था यहाँ संभव हुई है। अगला देखते हैं तो कपास की खेती के लिए यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी भी पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में ही। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले जो समतल उच्च भाग हैं वहाँ पे मसाला, चाय, कॉफ़ी की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, और ख़ास करके पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले जो समतल उच्च भाग हैं उसमें मसाला, चाय, कॉफ़ी की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे है कि मोटा अनाज यहाँ चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती के लिए लाल मिट्टी का भी जमाव पाया जाता है। अगला है अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं। सदाहरित वन कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा कहाँ होती है? आंतरिक भागों में। तो आंतरिक भागों में जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे सदाहरित वन पाए जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं कि आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ पाई जाती हैं, जिससे पशुपालन संभव हुआ है। फिर खनिज संसाधनों की भी अधिकता है यहाँ पे अगर खनिज संसाधनों की अधिकता है तो ये भी सही है कि उद्योग धंधों की स्थापना यहाँ संभव है। उद्योग धंधों की स्थापना यहाँ पे की जा सकती है। अगला है खाड़ियाँ और लैगून भी यहाँ पाए जाते हैं। खाड़ियाँ और लैगून पाए जाने का महत्व इसमें है कि यहाँ पे बंदरगाह और पोताश्रय का विकास संभव हुआ है। आगे देखते हैं हमने पहले देखा भूगर्भिक संरचना के 3 भाग, तो उसमें से दूसरा भाग है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। हमने बताया था पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। तो उत्तर की विशाल जो पर्वतमाला है इसका निर्माण लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में हुआ था। जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है उसका निर्माण लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में हुआ है। इसके निर्माण से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हैं। उनमें सबसे मान्य सिद्धांत एक है भूसन्नति का सिद्धांत, जिसको कोबर महोदय ने दिया था। तो कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना भी कहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है, और कोबर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था उत्तर की विशाल पर्वतमाला के निर्माण से संबंधित मान्य सिद्धांतों में से, जो कि एक है। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको हैरी हेस ने दिया था, इसका निर्माण जो है वो 7 करोड़ साल पहले तेथीस सागर एक था, जिसको उत्तर से अंगारा लैंड और दक्षिण से गोंडवाना लैंड दोनों ने क्या किया, उसको दबाने का प्रयास किया, उसको संकीर्ण करने का प्रयास किया, जिससे उसका मलबा ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण संभव हुआ है।
आगे देखते हैं कि अगला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है एक दूसरे की ओर खिसकाव के चलते क्या हुआ, हिमालय, काराकोरम और कुनलुन श्रेणियों का निर्माण हुआ। अभी हमने ऊपर ही बताया था, नॉर्थ में अंगारा लैंड और दक्षिण में साउथ में गोंडवाना लैंड है। ठीक है, आगे है, इसमें 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों के निर्माण भी अलग अलग टाइम पे हुए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड रहा इनका। तो वो टाइम पीरियड क्या रहा कि बृहद हिमालय का निर्माण जो हुआ वो ओलिगोसीन युग में हुआ था। अगला है लघु हिमालय का निर्माण, ये मायोसीन में हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन में हुआ। तो आपको ध्यान रखना होगा बृहद, लघु और शिवालिक, तो इसी हिसाब से ओलिगो, मायो और प्लायो, इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखते हैं हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय का महत्व ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनैतिक सीमा बनाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करते हैं तो उसमें भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें भारत है, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें आते हैं। तो ये इनकी प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। उसके अलावा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। भारत की जलवायु को निर्धारित इस तरीके से करता है कि ध्रुवीय हवाओं को रोकता है, जिससे क्या होता है कि ध्रुवीय हवाओं के ना आने से यहाँ पे ठंडी उतनी नहीं पड़ती जितनी ध्रुवीय प्रदेशों में पड़ती है। इसके अलावा ये मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश भी करता है। आगे बर्फ़ की अधिकता यहाँ होती है, तो बर्फ़ की अधिकता अगर है तो ये सतत वाहिनी नदियों का प्रवाह यहाँ बना रहता हमेशा, और जिससे कृषि का विकास संभव हुआ है। उसके आगे है कि विविध खनिज संसाधनों की यहाँ पर्याप्तता पाई जाती है। आगे है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला जो है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट भी यहीं मिलता है। कहाँ पे? हिमालय। एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अत्यधिक उपयोगी वन संसाधनों की अधिकता यहाँ पाई जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं उन वन संसाधनों की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे जड़ी बूटी भी पाई जाती है, शीतोष्ण घास भूमि भी पाई जाती है। उसके आगे है जैव विविधता का विशाल भंडार यहाँ पे है। जैव विविधता के विशाल भंडार के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? आपको पूर्वी हिमालय भाग। ठीक है, अगला है पर्यटकों का आकर्षण केंद्र। यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत, नैनीडाउन, चकराता, विश्व प्रसिद्ध है ये सब। अब तीसरा भाग कौन सा भूगर्भीय संरचना में? तीसरा भाग आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ नियोजोइक महाकल्प क्वाटरनरी के प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। इसके अलावा प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र भी यहाँ मिलते हैं। साथ साथ ये भी जानते हैं कि मैदानी भाग का क्या महत्व है। मैदानी भाग का महत्व ये है कि यहाँ पे बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी यहीं से प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई और परिवहन कार्य भी विकसित हुए हैं। इसके आगे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का विशाल भंडार भी पाया जाता है। साथ में नदियों की अधिकता है, इसलिए यहाँ पे मत्स्य पालन का भी विकास किया जा सकता है। आगे है कि अवसादी भूगर्भीय संरचनाओं के कारण यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार भी उपलब्ध हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है कि भूमि समतल है। भूमि समतल होने के कारण क्या है कि यहाँ पे सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। अपेक्षाकृत किसके? हिमालयी क्षेत्र से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। आप इसे अच्छे से हमें सुने हैं और आप अच्छे से इसको समझे भी होंगे, और आप इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ में आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। अगर अगली वीडियो आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।